प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी इस YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इन दोनों हम भारत में जो गिरफ्तारियों की और लंबे समय तक जेलों में रखने की जो बाढ़सी आई है उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस विषय में हमने एक आलेख तैयार किया है। इस पूरे आलेख को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। इसके 2 भाग हम आपकी सेवा में पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। इसका तीसरा और अंतिम भाग हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका हमने शीर्षक रखा है देश के बुद्धिजीवियों, सक्रिय कार्यकर्ताओं, पब्लिक फिगर्स को भेड़ बकरियों की तरह घेर कर जेलों में डालने के मूल कारण तथा निजात पाने के पराध के अचूक, स्थायी और कारगर सुझाव व उपाय। इसका मैं तीसरा खंड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूँ। पाराद के कार्यक्रमों योजनाओं में यह कार्यक्रम योजना भी शामिल है कि वो देश की जनता को यह बताएगा कि लोकतंत्र में जनता ही राजा, मालिक, मास्टर है। उसकी ही मेहनत व उत्पादन से निर्मित बजट, पब्लिक फंड से परोक्ष अपरोक्ष रूप से वेतन, पारितोषिक, भत्ते एवं अन्य प्रकार की सुविधा प्राप्त करने वाले सभी उनके सेवक हैं, स्वामी नहीं। इस प्रकार जब सेवक ही स्वामी को व्यर्थ में परेशान करता है, झूठे प्रकरण लाद कर वर्षों तक झूठे आपराधिक मुकदमों में फंसाए रखता है, वर्षों तक जेलों में ठूंसे रखता है, बेवजह टार्चर करता है, तो निश्चय ही सेवक सजा एवं अथवा क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन होगा। ऐसी पाराद की मान्यता है। अतः पाराद यह प्रावधान रखेगा कि सिद्ध करो या सजा पाओ, प्रूव और पे के सिद्धांत के तहत संविधान एवं सुसंगत कानूनों में यह अनुच्छेद एवं धाराएं जोड़ी जाएंगी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर, पद, प्राधिकार के तहत कोई बात कहेगा, कथन करेगा, तो उसकी यह विधिक जिम्मेवारी होगी कि वो अपनी बात, कथन को तार्किक और विधि के अनुसार सिद्ध करे। उसका कोई भी वादा, आश्वासन, मैनिफेस्टो की घोषणा इत्यादि यदि वो किसी भी प्रकार या माध्यम से करता है तो वो भी विधिक चुनौती के दायित्वाधीन होगा। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में इस आशय की धाराओं को जोड़ा जाएगा कि जब न्यायाधीश दोष असिद्धि एक्यूटल का अंतिम निर्णय आलेख करके घोषित करेगा तो आदेश की आगे की कंडिकाओं में अभियोजन पक्ष को, झूठे गवाहों को उतनी ही सजा एवं अथवा आर्थिक दंड की भी अनिवार्यता घोषणा करेगा जितनी कि अगर दोष सिद्धि होती तो दोषी को सजा मिलती। अगला बिंदु, उक्त उपकंडिका 1 के प्रावधान का उल्लंघन आदेशकर्ता न्यायाधीश के लिए भी बंधनकारी होगा एवं दायित्वाधीन होगा। अभियोजन के पक्ष को सजा अर्थदंड के आदेश पारित हो जाने के पश्चात उसका संबंधित प्रशासनिक विभाग अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करेगा। अगर जांच एजेंसियों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार की हिरासतें, गिरफ्तारियां, टॉर्चर अनुचित विधि विरुद्ध स्थापित हो जाती हैं, साथ ही साथ विधि द्वारा यह स्थापित हो जाता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मानवाधिकारों, संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है तो न्यायाधीश निरोध के विरुद्ध आदेश पारित करते समय ही अथवा जमानत का आदेश पारित करते समय ही जांच एजेंसियों के विरुद्ध भी अनिवार्यता सजा एवं अथवा अर्थदंड क्षतिपूर्ति का आदेश भी पारित करेगा। अगला बिंदु, गिरफ्तारी और हिरासत की अति अनिवार्यता के संबंध में प्रावधान। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, आपराधिक विधि क्रिमिनल जस्टिस के मामलों में कुछ विधिक सिद्धांतों के तहत गिरफ्तारियां और हिरासत में रखने की कार्रवाई की जाती हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में इन मान्यताओं में बड़े सख्त कानून एवं नियम बनाए गए, लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था लागू होने के पश्चात तथा भारत एक जन कल्याणकारी राज्य है की अवधारणा के तहत
भारत में गिरफ्तारी और हिरासत में लेने संबंधी कानूनों में आधारभूत सुधार होना चाहिए था, लेकिन भारतीय शासक वर्ग ने अंग्रेजी अधिनायकवादी कानूनों से भी अधिक कठोर कानून बनाए और अधिक कठोरता से छोटे छोटे मामलों में, झूठे मामलों में भारी संख्या में गिरफ्तारियां की। लंबे समय तक हिरासत में जेलों में बेगुनाहों को रखा जाता है। इतना ही नहीं, इन भारी गतिविधियों में जो भी एजेंसियां, प्राधिकारी, अधिकारी भाग लेते हैं, उनमें जुडिशियल माइंडनेस, समता, समानता, वैज्ञानिक सोच विचार, तार्किक हेतुवादी सोच विचार का प्रायः अभाव सा रहता है। यहाँ एक बात नोट करने वाली यह है कि सारे संसार में भारत में रेप अंडर कस्टडी, डेथ अंडर कस्टडी, मिसिंग अंडर कस्टडी एवं फेक एनकाउंटर के मामले में बहुत अधिक बदनाम है। भारत में न्यायालयीन प्रकरणों की बहुत अधिक संख्या, दशकों तक उनका लंबित रहना, इन मामले में भारत सारे संसार में बहुत बदनाम है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है कि गिरफ्तारियों और हिरासत की कार्रवाइयाँ में आपराधिक न्याय व्यवस्था, क्रिमिनल जस्टिस के सिद्धांत के तहत ये भी माना जाता है या जाता था कि अगर अपराध का आरोपी तत्काल गिरफ्तार एवं निरुद्ध नहीं किया जाता है तो भाग जाएगा, भूमिगत अंडरग्राउंड हो जाएगा और न्याय प्रक्रिया या न्याय करने में बाधा या विलंब होगा। लेकिन आज के समय में किसी व्यक्ति का आसानी से गायब हो जाना आसानी से संभव नहीं है, क्योंकि उसे लोकेट करने और खोजने के बहुत सारे साधन एवं तकनीकी उपलब्ध हैं। श्रोताओं की रुचि के लिए हम ये तथ्य बता देना चाहेंगे कि चंबल क्षेत्र में डाकू समस्या का खात्मा आधुनिक दूरसंचार साधनों एवं अच्छे आवागमन व्यवस्था के कारण ही हुई है। आज के युग में कोई भी व्यक्ति स्वयं में लंबे समय तक गायब नहीं रह सकता जब तक संबंधित एजेंसियां उसे सहयोग नहीं कर रही हों। विधि में ये व्यवस्था है कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून से भागता है तो वो पुनः एक अतिरिक्त अपराध और करता है। और इन सब बातों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासित प्रशासित है तो उसी के देश के एक नागरिक को बिना ठोस एवं उचित कारणों के गिरफ्तार करना और फिर लंबे समय तक हिरासत में रखना और जब प्रकरण का कई वर्षों बाद अंतिम निर्णय पारित होते हैं तो दोषमुक्त घोषित किया जाना अधिकतर मामलों में। तो अगर इन मामलों को एक घटनाक्रम के रूप में फेनोमेनल देखें तो यह अवस्था एक आम प्रतिष्ठित जिम्मेवार व्यक्ति के मूलभूत संवैधानिक अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का घोर उल्लंघन है। बड़ी संख्या में छोटे छोटे अपराधों में गिरफ्तारी, फिर लंबे समय तक हिरासत में रखना, वर्षों तक जमानत नहीं मिलने के मामले में हमारे निम्न दुखद अनुभव और भी हैं। गिरफ्तारी, हिरासत तथा जमानत की कार्रवाइयाँ भारतीय शासक वर्ग का वो घटक जो पुलिस एजेंसी, जांच एजेंसी, विधि न्याय व्यवस्था से जुड़ा है, उसके लिए आय का बहुत बड़ा साधन है। इस तथ्य की पुष्टि उन प्रतिष्ठित लोगों से पूछकर की जा सकती है जो कभी भारतीय दंड संहिता की धारा 498A दहेज प्रताड़ना में गिरफ्तार हुए हैं। लोअर जुडिशरी के न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अगर अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ और फिर सेवा समाप्ति की कार्रवाइयाँ हुई हैं तो उनमें अधिकतर कारक कारण रहे हैं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ये शक भ्रम हो जाता है कि लोअर जुडिशरी के न्यायिक अधिकारी ने जमानत देते समय घूस ली है। चूँकि एक तरफ जमानत देने अथवा नहीं देने के मामले प्रायः विवेकाधिकार के तहत निपटाए जाते हैं, दूसरी तरफ इन दिनों जीवन के हर क्षेत्र में जब नैतिक पतन देखने को मिलता है तो भारतीय न्याय व्यवस्था इससे अछूती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः हमारा मानना है कि जमानत के मामलों में
बहुत लेन देन चलता है। उधर जेलों में भी ये मामले खूब 2 नंबर की कमाई के साधन बनते हैं। क्या और कैसे, इस विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है जिसका शीर्षक है भारत की जेलें एक अच्छा लाभ देने वाली गौशालाओं की तरह। मैं इस शीर्षक को दोहराना चाहूँगा, भारत की जेलें एक अच्छा लाभ देने वाली गौशालाओं की तरह। कालांतर में हम इस पर अलग से वीडियो बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। अगला बिंदु, एक दुखद पक्ष ये भी है कि जैसा कि माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति बिना कारणों के किन्हीं झूठे मामलों में जेल भेज दिया जाता है और वो लंबे समय तक जेल में ही रहता है, तो वहाँ अपराध जगत का अच्छा खासा प्रशिक्षण लेकर आता है और वास्तव में एक ब्रांडेड अपराधी बन जाता है। भारत में एक देहाती कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। ऐसे व्यक्ति में व्यवस्था से विद्रोह की भावना भी पनप जाती है। एक बारीक एवं अनजाना अनसुना पक्ष ये भी है कि जैसा कि माना जाता है कि किसी भी देश की जनता, पॉपुलेशन, पब्लिक, उसका एक बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण संसाधन जिसे मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, होता है। अगर इस महत्वपूर्ण एवं विशाल जन संसाधन जिसमें अधिकतर युवा होते हैं की बड़ी संख्या जेलों में लंबे समय तक ठूंस कर रख दी जाती है, तो ये महत्वपूर्ण संसाधन एक तरफ बर्बाद होता है, दूसरी तरफ जैसा कि हमने पहले कहा है वो विघटनकारी भी हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे द्वारा पूर्व में वर्णित सुझाए गए प्रावधानों को कैसे लागू किया जा सकता है। तो यहाँ हमें यह कहावतें याद आ रही हैं। पहली कहावत, कोई भी व्यक्ति उस डाल को कभी नहीं काटता जिस पर वो बैठा है। दूसरी कहावत, ऐसी व्यवस्था या प्रणाली जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की रोटी पर बिना किसी मेहनत एवं लागत के घी मक्खन लगता रहता है, तो वह व्यक्ति उस व्यवस्था प्रणाली को सदा ही जारी रखना चाहता है, भले ही यह व्यवस्था प्रणाली कुल मिलाकर अन्यायपूर्ण एवं हानिकारक ही क्यों ना हो। उक्त दोनों कहावतें भारतीय शासक वर्ग पर लागू होती हैं। हमारा मानना है कि भारतीय शासक वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि हमारे सुझावों को माने और तदनुसार संबंधित विधियों, नियमों, प्रावधानों में वांछित सुधार करे। अतः जब तक भारत के सभी सत्ता शक्ति केंद्रों से भारतीय शासक वर्ग को हटाकर भारत के सभी जन समूहों, ईच एंड एवरी इथनिक ग्रुप्स को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिस्थापित रिप्लेस नहीं कर दिया जाता, तब तक भारत की आम जनता अशांत, तनावपूर्ण रहेगी एवं अनेक आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समस्याओं में उलझी रहेगी। हम यह कहकर इस वीडियो का उपसंहार कंक्लूजन करते हैं कि हमारी पार्टी पाराद का नामकरण ही समानुपातिक हेतुक जन प्रतिनिधि से हुआ है। साथियों, आशा है हमारे इन मौलिक विचारों को जान समझकर हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करेंगे। हमारे साथ पूरी तरह से बने रहने के लिए और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।